सिचुएशन रूम में खुश आमदीद। नाज़रीन, कल सोमवार है और कल दोबारा से हेयरिंग शुरू होगी इस इंतहाई अहम केस की, मगर इससे पहले जो खेल शुरू हो रहा है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। आगाज़ हम करेंगे वकला के दरमियान जो एक हम देख रहे हैं, दो ग्रुप्स जो हैं वो सामने आ गए। एक आसमा जहांगीर साहबा का ग्रुप है और दूसरा अहमद खान साहब का, और फिर जुरिस्डिक्शन पे बात होनी शुरू होगी। इससे पहले एक दो टीवी प्रोग्राम्स में भी लगता था जैसे एक अदालतों पर जिस तरह माजी में भी एक चढ़ाई का सिलसिला था, वो क्या मामला होगा। इसके अलावा हम बात करेंगे एक और ऑडिट फर्म जो है उन्होंने भी अपने तय एक क्लीन चिट दी है या नहीं दी, इस पर भी बात करेंगे। अगर दे दिए तो क्या मुकदमा वापस ले लेना चाहिए, ये क्या इशारे मिल रहे हैं, और फिर कुछ और भी बातें। मगर मैं अपने पैनलिस्ट का आपसे तारुफ करवा दूं। जनाब मुबशर लुकमान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सर। और डॉक्टर इकरामुल हक जिनका खासा बैकग्राउंड है इस हवाले से भी है, और हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है जनरल अमजद शुएब साहब से। खास तौर पर हम पूछेंगे, अभी आप जो ब्रेकिंग भी देख रहे थे कि जो कमेटी बननी है, लीक्स जो हुई हैं, अलमायदा लीक्स जो हुई थी, वो क्या रिटायर्ड जज होंगे या क्या होंगे, वो क्लीन चिट दी जा रही है जैसा कादरी साहब कह रहे हैं। बात का आगाज़ मुबशर साहब आपसे करता हूँ। ये जो मुबशर साहब एक तकसीम हमें अब लग रही है और यूँ लगता है कि अदालत के बाहर एक बैटल शुरू हो रही है, तो क्या बहुत खाक उड़ाई जाएगी? क्या लगता है आने वाले दिनों में आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और पहले आपका शुक्रिया कि आपने मौका दिया। दूसरी बात यह है कि मुझे तो लग रहा है कि ये लोग इस मुल्क में खून बहाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अवाम इतनी बिफर जाए कि वो बग़ैर देखे एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो जाएं, क्योंकि आप इतना जुल्म नहीं कर सकते। आप सुप्रीम कोर्ट का भी तमस्कर उड़ाना शुरू हो गए हैं, यानी हद होती है। कौन सा केस है जो उस अदालत से यानी बड़ा है और वो उस अदालत में नहीं फैसला हो सकता, उसकी जुरिस्डिक्शन में। अब उस दिन जनाब डिफेंस मिनिस्टर साहब और रेलवे मिनिस्टर साहब जब प्रेस ब्रीफिंग दे रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, तो उनका यही थर्ड अंपायर है, हम इसके पास आ गए हैं और इससे ऊपर कोई अदालत नहीं है और यही सबसे बड़ा है। अब दूसरी तरफ वो ये कर रही है। तीसरी तरफ आप देखें कि परवेज़ रशीद सेनेट में आते हैं तो उनका वालिहाना इस्तकबाल किया जाता है। अगर परवेज़ रशीद बेगुनाह है तो उनको हटाया क्यों है? और रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि जी पहले पूछना चाहिए था, ऐवान से पूछना चाहिए था। तो यानी ये मुझे तो ये समझ आ रहा है, वो मिसाल बड़ी घटिया सी मिसाल है, कहते हैं कि मेरा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। यार ये क्या बात है कि तुम्हारे लिए अलग कानून है और दूसरे चोर के लिए अलग कानून है? फिर डॉक्टर आसिम को क्यों अपना जेल में डाला था? फिर अनीस कायम खानी को क्यों जेल में डाला था? पहले उनको भी पार्लियामेंट के थ्रू कर लेते, हम कोई और मशवरा कर लेते, बड़े लोग थे। और लोगों को, यूसुफ रज़ा गिलानी को क्यों वहाँ से डिस्क्वालीफाई करवाया था? ये दोहरा मयार क्यों है? मेरा मतलब है कि जब हर चीज़ वो हो जो आपकी मर्ज़ी का फैसला हो। ये ओपन एंड शट केस है, किसी को शक नहीं होना चाहिए। ये कई साल पहले सईद काजी साहब हम कर चुके हैं और ख़ुद चैनल 24 पे इसकी हम बड़ी तफसील दे चुके हैं, इन असासों की और इस मनी ट्रेल की पहले से। आपको मैं एक और बात बताता हूँ, मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज़ एक दे रहा हूँ। अगर आज मुझे अदालत उज़्मा का हुक्म आता है तो सर आँखों पे, जो भी अदालत हुक्म देगी वो हमारे लिए सर आँखों पे। और मैं उनके पास डॉक्यूमेंट लेके जाऊँगा कि क्वींस बेंच ने लंदन के अंदर दोनों भाइयों को डिस्क्वालीफाई किया हुआ है और इन्होंने वहाँ पे फाइन दिया हुआ है 4.5 मिलियन पाउंड का, ठीक है ना? ये कन्विक्टेड है, तो ये तो 62 और 63 पे उतर ही नहीं सकते। आप मैंने क्या मजाक बनाया, तोता मैना की कहानी है यार, खुदा के लिए। आपने कानून तोड़ा है, आप मनी ट्रेल आपका जो है वो आप उसका प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसको बचाने के लिए हर तरफ से आप लग गए हैं। ये तो एक कहानी है ना। मैं जो ये भी बताएं कि आने वाले दिनों में ये जो वकला में बहुत ज़्यादा मड स्लिंगिंग हो रही है, और माजरत के साथ जो वकला ये कि अदालत की जुरिस्डिक्शन से बाहर है, वो हमें एज क्लाइंट आके हमसे फीसें मत चार्ज किया करें या और लोगों से मत चार्ज करें कि जो कहते हैं अदालत से इंसाफ दिलवाएंगे। हम अदालत की तरफ देख रहे हैं, हमें अदालत से इंसाफ चाहिए। हम इसकी जुरिस्डिक्शन नहीं है तो फिर किधर जाएं? मुझे नहीं पता, बर्मा की अदालत में जाएं, मेरा ख्याल है, या हिलरी की अदालत में जाएं, जो इनको पसंद हो, जो इनको क्लीन चिट। ये उन बैंकों के और उन ऑडिटर कंपनियों की क्लीन चिटें ला रहे हैं ना जहाँ 9 बिलियन पाउंड पड़ा हुआ है, वो तो अपना 100 लाख पाउंड दे के बड़े आराम से क्लीन चिट देंगे। ये लो जी, ये पैसा रहने दो यहाँ पे। अगर वो क्लीन चिट नहीं देते, वो सारा उनके अकाउंट्स निकल जाते हैं, उनके अच्छा, क्लीन चिट से बात डॉक्टर साहब, ये जो फर्गूसन ने, और आप तो खैर चूँकि ये ऑडिट हो या ये जो टैक्स लॉज हों या ये सारा आप देखते रहते हैं और कॉर्पोरेट थेफ्ट भी आप जानते हैं, तो ये बताइए कि ये जो डॉक्टर साहब ने नहीं कम से कम करने वालों को पकड़ा जरूर है। इनका काम बहुत है, इनकी तहरीर बहुत है, किताबें हैं, इनके आर्टिकल्स हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि ये जो फर्गूसन का आया है कि बिल्कुल सब कुछ ठीक है, इसकी टाइमिंग क्या है और बुनियाद क्या है?
मेरा ख्याल है ये ख़त जो है ये वहाँ पेश किया है रिस्पोंडेंट्स ने अपने जवाब में कंसाइज स्टेटमेंट के साथ। प्रेस में कैसे आया और उसको एक पेड एडवर्टीज़मेंट और कोर्ट को इन्फ्लुएंस करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बहुत अफसोसनाक हरकत है। ये तो इतनी ऐसे लग रहा है कि जैसे आज ये गवर्नमेंट का इश्तिहार था और इसके ज़रिए अदालत उज़्मा को जो है इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई है। पहले तो इस रवैये की तरफ हमें इशारा करना चाहिए कि जब मामला सब जुडिस है तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात यह कि उसके अंदर सिर्फ एक मसला है कि एसेट दरअसल नाम पे था मरियम सफदर के और दिखा दिया नवाज शरीफ साहब ने, यानी टाइटल भी उन्हीं के नाम था। तो इसका मतलब है वो बेनामी था, क्योंकि और तो कोई तरीका हो नहीं सकता। और अगले साल उन्होंने पेमेंट करके वो एसेट जो था तो उन्हीं के नाम, और पेमेंट भी कहाँ से की, जो खुद बाप से गिफ्ट लिया। तो इसे हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं कि ये शैम ट्रांजैक्शन है, यानी कि धोखाधड़ी का मामला है। अब मैं इस पे मैं ज़्यादा आगे बात नहीं करूँगा क्योंकि मामला सब जुडिस है, मगर मेरा ख्याल है कि ये मामला अदालत उज़्मा के सामने ही पेश किया जाना चाहिए, मगर बादी नज़र में मैंने आपको ये बता दिया। मेरा एक दूसरा सवाल इससे पहले कि मैं शुएब साहब की तरफ बढ़ूँ, ये जो कल हमने देखा 2016 5 अप्रैल की खबर थी जिसमें ओनरशिप का क्लेम किया गार्डियन ने कि जी उन्होंने इस ओनरशिप की बुनियाद पे मोहतरमा मरियम साहिबा ने लोन लिया। गार्डियन को सू करके दिखाई ना जरा। नहीं, उससे क्या हम उसको एक मिनट, अगर ये सच्चे हैं तो गार्डियन को सू करे ना जरा भाई। हमें तो अफसार आलम से हर किस्म मजाका किस्म का नोटिस आ जाता है, कभी को 10 लाख, कभी को 20 लाख, पता नहीं करोड़ रुपया, पता नहीं क्या, मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े बड़े नोटिस आते हैं। चैनल 24 जो है आपको पता है सबसे ज्यादा फाइन्स दे चुका है सिर्फ इसलिए कि हुकूमत की नापसंदीदा खबरें हम देते रहे हैं। अब जरा गार्डियन को सू करे ना, उन्होंने तो गार्डियन को सू एक करना तो एक मामला है। मैं डॉक्टर साहब ये भी बात करूं जो इन्होंने बात, यानी क्या गार्डियन को हम अप्रोच कर सकते हैं कि ऑन द बेस किन डॉक्यूमेंट की बेसिस पे उन्होंने ये खबर दी, और क्या वो डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ एडमिसिबल होगा? जी बिल्कुल, वो तो देखिए एक ऐसी चीज़ है कि जो खुद उन्होंने एडमिट की है कि हमारी ऑफशोर कंपनियां भी हैं, हमारे फ्लैट्स भी हैं। अब एक बंदा एडमिशन कर रहा है, आप उसका सबूत मांग रहे हैं, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है। एक काम करते हैं डॉक्टर साहब, कतकलामी हो रही है, सॉरी एक मिनट, पाकिस्तान के हाई कमीशन को कहना गार्डियन को लीगल नोटिस भेज दे, देना चाहिए था। हाँ वो देना चाहिए था, क्योंकि सारी काबीना और सारी हुकूमत तो जाती मुलाजिम के तौर पे काम कर रही है मियाँ साहब को डिफेंड करने के लिए, तो हाई कमिश्नर भी कर ले थोड़ा सा। बिल्कुल, ये अच्छा ये एडमिसिबल है डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल, और ये तो उन्होंने खुद माना है कि हमने उनके वहाँ अकाउंट। और सेकंड एज अ लॉयर, एज एन अटर्नी, मुझे ये बताएं कि मुबशिर साहब ठीक कह रहे हैं कि प्रेशर टैक्टिक्स शुरू हो गए अदालत, ये जो अब जो आज डॉन की लीड लगी है खैर से कि स्प्लिट होगी जनाब वकला की, ये लीड की खबर थी ये नहीं। ये देखिए नाम, जब एक दफ़ा अदालत उज़्मा ने कह दिया कि हमारी जुरिस्डिक्शन है, ऑर्डर पास कर दिया, तो उसके बाद ऐसी बात करना वैसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है। और ये आपने प्रेशर टैक्टिक्स की बात की है, मैंने एक खबर की तरफ किया कि उसको लीड स्टोरी के तौर पे लगवाया गया, पेड कंटेंट कह लीजिए आप उसको। दूसरी उसके बाद आप देखिए टैक्स पेयर मनी के जरिए इश्तिहार दिए जा रहे हैं कि जी मेरा एहतसाब इसलिए, मेरा एहतसाब इसलिए, और मैंने ये किया, मैंने भाई अगर आपका कोई मसला है तो आप इस तरह के इश्तिहार ज़ाती पैसे से दीजिए। आपके खिलाफ इल्ज़ाम लगा है, कोई हुकूमत के खिलाफ करप्शन का इल्ज़ाम तो नहीं लगा, तो उसके टैक्स पेयर मनी कितनी देखिए, किस बेदर्दी के साथ आप रोज़ देख रहे हैं कि कैसे कैसे ये इश्तिहार है। तो ये सारे टैक्टिक्स ठीक है, ये गलत है मेरी। मैं जल साहब ख़ास तौर पे अभी जब मैं प्रोग्राम शुरू कर रहा था तो कादरी साहब की ब्रेकिंग चल रही थी, इससे पहले खबर भी आ चुकी है कि एक रिटायर्ड जज जो हैं उनके सरबराही में बनेगी वो कमेटी जो लीक्स को देखेगी, जो मुबैना पीएम हाउस से जो लीक्स हुई हैं। एक तो इस पर बताइए आप क्या समझते हैं कि ये मामला इस तरह आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो फिर मैं आपसे सवाल दूसरा भी करता हूँ। जी जनरल साहब। कायद साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं आपके नोटिस में लाऊं, ये 6 अक्टूबर का वाक़या है और आज 6 नवंबर हो गई। 1 महीना इन्होंने इधर उधर के लैतो लाल में गुजार दिया और फिर रह गए पीछे तकरीबन 22-23 दिन जनरल रहील के, और ये उसी के इंतज़ार में है। ये आपको ड्रामा कर रहे हैं, ये इसी तरह ये वक्त पूरा करेंगे और बिल आखिर जब पब्लिक की याददाश्त से ये चीज़ें थोड़ी फेड आउट हो जाएंगी तो फिर उसके बाद ये उस जज साहब से जिनको ये लेके आएंगे, जो इनका हैंड पिक्ड होगा, उससे क्लीन चिट दी जाएगी और ये कहा जाएगा कि जी ये पता नहीं लगा कि किसने ये किया, लेकिन चूँकि परवेज़ रशीद साहब को हमने हटा दिया इस वजह से कि उन्होंने खबर का नोटिस नहीं लिया या किसी को रोका नहीं, तो अब मामला इसको ख़त्म समझा जाए। ये इनके टैक्टिक्स हैं। मुझे तो इस मुल्क पर रहम आता है कि यहाँ हुक्मरान कुछ इस तरह मुल्क को चला रहे हैं कि ना आपके सिक्योरिटी मफादात की देखभाल करने वाला कोई है और उसको कोई भी
संभाला देने के लिए कोई आगे नहीं आ सकता, और ना ही आपके करप्शन रोकने का कोई जरिया यहाँ मौजूद है। आप देखिए जिस तरह सुप्रीम कोर्ट को ये मुतनाज़ा बना रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह सारी ये है कि इमरान खान के अलावा बाकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बैगेज इतने हैवी हैं और वो सारे मुत्तहिद हैं। ये कौमी इत्तेहाद है इस वक्त करप्शन की फेवर में, जो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। वरना तो ये केस इतना सादा था कि अगर ये सारी ऑपोजिशन मिलके इमरान खान के साथ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ उसको सिर्फ एक बात कहती कि ये आपका जाती मसला है, बाकी किसी का कोई काम नहीं इसमें टांग अड़ाने का, आप मेहरबानी करके ये कागज लेके आए और आप साबित करें कि आपने ये पैसा इस पे टैक्स दिया हुआ था, ये जायज़ आपकी आमदन थी और इसी आमदन को आपने बाहर भेजा, और ये आपके चैनल है जिसके जरिए गया वो उसके स्टेट बैंक के पेपर्स होते। ये किसी भी शख्स पे आज ये केस हो, क्या वो पूरी हुकूमत को मोबिलाइज करेगा अपनी फेवर में? हर शख्स तो जनरल साहब जुरिस्डिक्शन की बहस शुरू हो गई है, क्योंकि ये इंडिविजुअल फेल है। अब तो वकील वकला हज़रात का ग्रुप कहता है जुरिस्डिक्शन भी है इसकी या नहीं है। ये आज देखें ना, आज अगर आप साहब आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, वो वकला हैं जो इस मुल्क के अवाम के बारे में नहीं सोच रहे, ये मुफादात के बारे में सोच रहे हैं। ये वही वकला हैं जिन्होंने के सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया था जब मिलिट्री कोर्ट्स बने थे। आज दिन तक इन्होंने 2 साल गुजरने पे आ गए, ये मिलिट्री कोर्ट्स अब दिसंबर में खत्म हो जाएंगे, लेकिन जुडिशल रिफॉर्म नहीं आई सामने। ये तय हुआ था कि आप 2 साल में जुडिशल रिफॉर्म करेंगे। कितने दुख की बात है कि लोगों के अजीज़ो कारब कत्ल होते रहें, मरते रहें, और जो मुजरिम है वो किसी न किसी बहाने छूट जाएं। कराची का दुख यही है, रेंजर्स तहकीकात करके वहां पे पुलिस के हवाले करते हैं कि जी अब आपने उसका ट्रायल करवाना है। आज दिन तक मुझे बता दें किसको सजा हुई है? जी मुबशिर भाई, आप टेररिज्म भी वापस आएगा, करप्शन भी इसी तरह चलेगी और मुल्क इसी तरह बर्बाद होता रहेगा, क्योंकि यहाँ के अवाम सोए हुए हैं, वो किसी का गिरबान नहीं उठ के पकड़। जल साहब एक कुछ बात करना चाह रहे हैं, सवाल करना आपको 2 हवाले देना चाह रहा हूँ और एक आपको मैं ऑब्जर्वेशन देना चाह रहा हूँ। मेरा नाम मुबशिर लुकमान है और ऑब्जर्वेशन तो ये है कि डॉन की स्टोरी मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म के ईमा पे या उनके किसी बड़े करीबी दोस्त के ईमा पे प्लांट हुई है, वरना अभी तक डॉन अखबार और डॉन टीवी के सरकारी इश्तिहार तो बंद हो जाने चाहिए थे। प्रोब तो बड़ी देर की बात है। अगर उनको आप फ्यूल दे रहे हैं तो इसका मतलब है आप उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो आप उस क्राइम में पार्टनर हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको मैंने 2 बातें याद करानी थी। एक जनरल पेट्रियस का जो सेंटकॉम कमांड के हेड थे और एक्टिवली अफगानिस्तान, इराक हर जगह वॉर लड़वा रहे थे, उनका एक लीक सामने आया था एक ईमेल का कि जो एक रिपोर्टर के साथ, तो उन्होंने 24 घंटे के अंदर उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। वाटरगेट स्कैंडल में रिचर्ड निक्सन की एक टेप का यानी सामने आया था, तो रिचर्ड निक्सन ने ये प्ली ली थी, ऐसा कौन सा सदर है जिससे ये नहीं किया? उन्होंने कहा पता नहीं कौन है, तुम पकड़े गए हो। एंड निक्सन हैड टू पैक अप एंड लीव इन शेम एंड एम्बैरसमेंट फ्रॉम देयर। तो पाकिस्तान में यानी इसका मतलब है कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें एक साथ हैं बिल्कुल, और हम अब बेबस हो गए उनके सामने। इसका जवाब लेता हूं जल साहब, मैं ब्रेक की तरफ जा रहा हूं और ये बात आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिए, बात जारी है। वेलकम बैक। जी जल साहब आप रिस्पॉन्ड करेंगे मुबशिर साहब को? जी देखिए, मुबशिर साहब जो बात कर रहे थे, मैं मुबशिर साहब की रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि ये हमेशा बड़ी खरा सच यही बोला करते थे, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी वजाहत ये देना चाहता हूँ कि ये बात कर रहे हैं इखलाकियात की। जहाँ इखलाक होता है, जहाँ सोच होती है, जहाँ एहसास मर जाए वो तो कौम डूब जाती है ना, वहाँ आप क्या कर सकते हैं। अभी इन्होंने खुद ही ये नरेट किया कि एक कौमी राज, कौम की एक इतनी बड़ी प्लांटेड स्टोरी जिससे आपको पूरी दुनिया में हजीमत उठानी पड़े, उसका जो जिम्मेदार आदमी है उसका बहुत बड़ा इस्तकबाल हुआ सेनेट में। इससे आप क्या अखज़ करेंगे? बाकी तो छोड़ दें, उसमें अपोजिशन की पार्टियां थी। रज़ा रबानी जो अपने आप को बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पे खड़ा कर करके रोज़ हमें जमहूरियत का लेसन देते हैं, उनसे को बिठा के पूछे कि भाई ये किसकी खिदमत की आपने? ये एक जुर्म होता है, लेकिन चूंकि जुर्म जो है वो उसमें दूसरा फरीक फौज है, तो आप सब पे फर्ज हो गया, क्योंकि आपने करप्शनें की हुई हैं, आपकी पार्टियों ने लूटमार की हुई है, आप बचाना चाहते हैं कि उसके ऊपर कोई हर्फ ना आए। ठीक, पहली बात तो ये कि इखलाक नाम की मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत में या हमारे पॉलिटिकल सेटअप में कोई चीज़ बाकी रह गई है। हर कोई ये जानता है। आप एतजाज़ एहसन की लंबी लंबी तकरीरें सुन लें, वो आपको करप्शन के ऊपर इनके तमाम हालात बड़ी कन्विक्शन के साथ बताएंगे कि नून लीग क्या करती रही, लेकिन कभी उन्होंने अपनी पार्टी की करप्शन की बात की है? जहां
वो इतनी बातें करते हैं, वो तो अपनी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, फिर दोबारा कभी बाहर एहतजाज के लिए भी नहीं निकले ये लोग, और हमें इसी तरह ये सारे मिलकर धोखा देते रहते हैं। ठीक हो। दूसरी बात ये है जी जी कि मैं यहाँ थोड़ी सी एक और आपको वजाहत दे दूं, मुझे 2 मिनट दे दीजिए। जी बोलिए बोलिए। मैंने ये बात बार बार कही कि ये जो स्टोरी थी कि जी फौज इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है जो कि दूसरे ममालिक में टेररिज्म फैला रहे हैं। मैं दूसरे ममालिक की बात कर रहा हूँ जिसमें लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद का नाम लिया जाता है। ये इंडिया भी कहता है और ये अमेरिका भी कहता है, और अमेरिका की कोशिश ये है कि ये नैरेटिव जो है इस पे हम पाकिस्तान को धर लें और फिर पाकिस्तान आर्मी के ऊपर सैंक्शंस लगा दी जाएं, इस आर्मी को हर तरह के हथियारों से बैन किया जाए, ये आर्मी जितनी भी कमज़ोर हो सकती है की जाए। हुकूमत पे नहीं, हुकूमत चलने जाए, वो इस हुकूमत को जो उनकी क्लाइंट हुकूमत होती है उसको वो नहीं छेड़ते। उन्होंने पिछली सदी में 41 हुकूमतें बदली हैं, जहां किसी ने इख्तलाफ किया उन्होंने वो मार धाड़ करके जमहूरियत के नाम पे वो बदल दी। अगर आप हिसाब लगाएं तो हर 28 महीने में एक हुकूमत तब्दीली का काम वो करते रहे। यहां भी वो करें, लेकिन यहां की हुकूमत चूंकि उनकी ताबेदार बन गई, क्लाइंट हो गई, अब सिर्फ फौज का मसला रह गया है, उस पर यह सारा मलबा डाला गया। अच्छा, अब चीज ये है कि मैंने निजामी साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि आर्मी ने तो हुकूमत को 2 प्लान्स दी हैं, और ये सिर्फ मैं लश्कर तैयबा और या आप ये कह लीजिए कि हाफिज सईद के ग्रुप की और मौलाना मसूद अजहर के ग्रुप की बात कर रहा हूँ। ये दोनों ग्रोह जो हैं इनका पाकिस्तान में कोई मुकदमा नहीं है, इनमें किसी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर कोई इल्ज़ाम नहीं है। ये लोगों इन लोगों ने बेशुमार काम किया है। मेरे प्रोग्राम में भी आपने बात की है जनरल साहब, लोगों को हर जगह पहुंचे हैं। मुझे मेरे प्रोग्राम में भी आपने ये कहा था। अब आपके भी अब चीज ये है कि आप बाहर के कहने पे अगर अमेरिका कह रहा है या इंडिया कह रहा है तो आप इन लोगों को कैसे फांसी लगा सकते हैं। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि एक परसेप्शन बन गई, दुनिया में एक ढंडोरा पीटा जा रहा है इनके बारे में, ठीक है, तो इनको हम किसी न किसी तरीके से एक अच्छे रास्ते पे ले आए। लेकिन इस हवाले से आप पे बड़ी तनकीद हुई है सोशल मीडिया पे जनरल साहब, जहां पे ऊपर आप पर ये जो आपकी बात आपने मेरे प्रोग्राम में सबसे पहले कही, मैं वही कह रहा हूं। अच्छा, इसमें मैं आपको इसमें वजाहत दे रहा हूं जी। इसमें जिन्होंने तनकीद की उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने पहले इसको लीकेज कहा कि जी ये भी सिक्योरिटी की लीकेज है, ठीक है, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं तो वो धब्बा धोना चाहता हूं जो हुक्मरान धो नहीं रहे। मेरे मुल्क के मुंह पे ये धब्बा लगा हुआ है कि हम टेररिस्ट हैं, हमारे 50-60 हजार लोग मर गए, हम तबाह हो गए, हमारा मुल्क बर्बाद हो गया टेररिज्म के हाथों, और फिर हमारे ऊपर ये टैग लगा हुआ है। ठीक है, बात आगे जल्द साहब, मैं दुनिया को बताना चाहता हूं कि भाई हम टेररिस्ट नहीं है। ठीक होगी बात। हम तो प्लान बना रहे हैं कि इन लोगों को इनको कम से कम मेन स्ट्रीम में लाया जाए। जी जल्द साहब, आपकी बात आ गई, थोड़ा सा इंक्लूड करूं दूसरे दोस्तों को भी। मुबशिर साहब, एक तो ये बात जो जल्द साहब ने की आपने सुनी, मगर मैं एक सवाल खास तौर पर जो पिछली बहस थोड़ी देर के लिए हमने अपना रास्ता बदला, ये जो लीगल टीम का इशू आया था, आपने भी बात की थी हामिद खान साहब के हवाले से, और वो हालांकि बड़े इंटेग्रिटी वाले आदमी हैं, मैं तो पर्सनली भी जानता हूँ उनको, और साथ सलमान भट्ट साहब एक ही चेंबर में हैं, और अब यूं लगता है जैसे चहमगोइयां खुद पीटीआई के अंदर हो रही हैं लीगल टीम के बारे में। अभी भी मीटिंग हुई है, आपको लगता है टीम बदल रही है? नहीं, मुझे नहीं पता कि टीम बदल रही है कि नहीं, क्योंकि मैं उस मीटिंग का हिस्सा नहीं था पीटीआई की जो भी हुई है। मैं एक बात ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि सलमान भट्ट साहब ने मेरी नॉलेज के मुताबिक आज तक कोई हाई प्रोफाइल केस नहीं जीता, तो उनको खास चाहेंगे कि वो नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको खास तौर पे एक यंग आदमी को जो इनएक्सपीरियंस आदमी है इतने डेलिकेट मैटर्स में, उनको ख़ास तौर पे यहाँ पे लगाने की क्या वजह हो सकती है? जो इल्ज़ाम है या जो बात हो रही है वही हो रही है कि सलमान भट्ट साहब का ताल्लुक कॉर्नेलियस से है, हामिद खान साहब पार्टनर हैं कॉर्नेलियस के, अटर्नी जनरल साहब भी कॉर्नेलियस के रह चुके हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल भी कॉर्नेलियस के रह चुके हैं, एक फाजिल जज साहब भी कॉर्नेलियस के। आई मीन व्हाट इज़ गोइंग ऑन? एक ही लॉ फर्म है इस मुल्क में। क्या ऐसी चीज़ें मौजूद हैं दूसरे ममालिक में या दूसरे कोर्ट्स में? तो मैं तो स्टूडेंट भी नहीं, माफी चाहता हूँ, जो असद उमर साहब हैं वो इधर हैं, और जनाब वो दूसरे जुबैर असद उमर साहब सियासतदान है जी। अपना मुझे कोर्ट का डेकोरम का पता नहीं है, इसलिए मैं उस पर बात नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज। ठीक है, तो लेकिन जो फाजिल हमारे मेहमान हैं वो हमें बता सकते हैं क्या दुनिया में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है कि एक कंपनी के वकला जो हैं पार्टनर्स वो आमने सामने हों, एक हाई प्रोफाइल केस के ऊपर कर रहे हों? मुझे और आपको एज टैक्स पेयर ये तसल्ली कौन कराएगा कि आपके बोर्ड रूम में सेटलमेंट नहीं हो जाएगी? ये बड़ी अहम बात मुबशिर साहब, आप इसको, मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये मेरे दिल में भी बात थी डॉक्टर साहब। बात ये है कि हमारे फाजिल जो वकला साहिबान आज हुए हैं,
क्या ये नहीं हो सकता था? हर पेशे में ऐसे लोग होते हैं अनकंट्रोवर्शियल हों, जैसे हमारे यहाँ हुसैन नकी साहब हैं, जहाँ बड़े बड़े साफ़ी थे, बजाय इसके कि ये तलवार सौंध के एक सामने आके इतनी खाक उड़ाएं कि यहाँ डकैती की और चोरी करने वाली की तो कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। अगर कोई पता चले कि भाई आ गई अदालत तो कहते हैं जुरिस्डिक्शन। तो ये जो और फिर ये सारे ये शक शुबे का आलम है जनाब डॉक्टर साहब इस सारे खेल में। सबसे पहले तो ये है कि जब ये हुआ था पनामा लीक्स का, तो कुछ हफ्ते पहले ही और ख़ुद पहली दफ़ा आकर जो ऑफ स्प्रिंग थे वज़ीर आज़म साहब के, उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन देने जो बहुत लोगों के लिए हैरान कन होंगी, मगर हमारे लिए नहीं थी क्योंकि हम काम कर रहे थे और हमारे नॉलेज में ये चीज़ें आ चुकी थी और उनको सवालात जा चुके थे। टू बी फेयर कि अगर आप कोई कमेंट करना जब सवालात आपकी तरफ से गए या ICJ की तरफ से गए तो उन्होंने आके इसको पब्लिक कर दिया। तो इसके बाद उन्होंने वहाँ खुद मान लिया, ना भी मानते लोगों को तो पता ही था, मगर पहली दफ़ा कम से कम उन्होंने अपनी ज़ुबान से इस बात का एतराफ़ किया कि हमारी ये ऑफशोर कंपनियां भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम इन फ्लैट्स के मालिक भी हैं और हमारी हमशीरा मोहतरमा हमारी इस सारे कारोबार के नीचे जो एक ट्रस्ट बनाया हुआ है मिनर्वा, उसकी भी वो ट्रस्टी हैं। अब मिनर्वा का नाम पहले हमें पता नहीं था क्योंकि पनामा लीक्स में पहली दफ़ा मिनर्वा का जिक्र आया, पता चला कि उस पर सरूर पैलेस का एड्रेस है। और अच्छा, ये जो डॉक्यूमेंट है सबसे बड़ी बात है, एक यहाँ पे ऐड डॉवटेल कर दूं, मर्दे की बात है कि उनके नाम पे कर्जा भी उन्होंने लिया हुआ है, ठीक है ना मोहतरमा ने, लेकिन जो ट्रस्टी होता है ना वो कर्जे नहीं ले सकता अपने नाम पे। यही बात, हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये और ये जो अभी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाया, शायद हमारे प्रोडक्शन वाले दिखाएं भी आपको डॉक्टर साहब, मैंने आपको दिखाया था ये जो नीलसन एंटरप्राइजेस लिमिटेड ये उनके बेनिफिशियल ओनर हैं, ये शायद हमारे प्रोड्यूसर साहब भी दिखा दे, मैंने आपको भी दिखाया था। है इसकी कोई लीगल हैसियत या? जी नहीं, बिल्कुल है। देखिए उन्होंने आकर माना कि वो हमारी हमशीरा जो है इन कंपनी में बेनिफिशियल ओनर जो BVI लॉ के तहत होता है, उसका मतलब होता है कि एक्चुअल ओनर, क्योंकि अगर मैं बेनिफिशियल ओनर हूं तो मैं आगे किसी को प्रॉक्सी बना सकता हूं मगर फ़ायदा मेरा ही रहेगा। इसीलिए डोशे बैंक ने इस बात पे ज़रूर यकीनन कहा होगा कि जो एक्चुअल ओनर है वो आकर साइन करें, तब हम 3.4 मिलियन का कर्जा देंगे। तो ये तो इतराफ़ हो गया। अब इसके बाद ये बहसें करना कि जी अभी साबित होना बाकी है, अभी कमीशन बनेगा, अभी ट्रेल ढूंढी जाएगी, तो ये फिर जैसे अभी मुबशर लुकमान साहब ने प्रोग्राम के शुरू में बताया कि एक लीगल डॉक्यूमेंट मौजूद है और वो है एक अदालत जो बाहर की अदालत का एक फ़ैसला जिसमें सारा कुछ जिक्र हो गया, प्रॉपर्टियों के नाम आ गए, कहाँ से लोन लिया था, डिफ़ॉल्ट का जिक्र हो गया। पाकिस्तान के अंदर 10 केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर ये ज़ाहिर हो चुका है कि कहाँ SRO का इस्तेमाल किया गया, कहाँ लोन का गलत इस्तेमाल किया, कहाँ पब्लिक ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया गया। सिर्फ ये मैं कहूँगा कि शायद आज तक भरपूर अंदाज में इन मामलात को चूँकि नीचे रिगमा रोल में कई अदालतों के प्रोसीजर से बचा जाता रहा और आज चूँकि अदालत उज़्मा ने इसका खुद नोटिस ले लिया पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में और उनके पास वाइड पावर है आर्टिकल 184 रेड विद आर्टिकल 187, तो अब जाकर असल पिंच महसूस होना शुरू हुई है और ये प्रोपोगंडा अखबारों में जो हमने देखा शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि अदालत इसका नोटिस ले सकती है। जी बिल्कुल, बहुत सख्त। मुझे कल को मेरा ये ख्याल है कि कल ये मामला जो टेकअप किया जाएगा और शायद वो खुद नोटिस ले या कोई वकला जो हैं इनकी तरफ से ये इसका इजहार कर दें कि देखिए हुकूमती मशीनरी को और मीडिया को। और डॉक्टर साहब आप ये भी समझते हैं, इससे पहले कि मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ, आप ये समझते हैं कि जिस तरीके से मीडिया और आवाम देख रहे हैं इसको, तो ये सब नज़रें जो होती हैं ये भी तो एक प्रेशर होता है इदारों पे कि जी लोग तो कहते हैं डिलीवर करें। नहीं देखिए, वो तो डिलीवर करने को तैयार है, मगर अब हम ये जो जिस तरीके से इस वक्त दबाव बढ़ाया जा रहा है और ये साबित करने की कोशिश की जा रही है कि हमारे हैंड्स क्लीन हैं, हमने तो बेहतरीन काम किया। भाई अगर साबित करते हैं क्लीन है तो आप अदालत में जाके कर दीजिए, मीडिया में या की बहस क्या करने की, तो ये बेमानी बातें। अच्छा मुझे एक बात बता दें जी बिफोर यू गो ऑन जी प्लीज, कि मुतवातिर ट्रेन के हादसात हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, बेदरेग मर रहे हैं, ठीक है ना, और वजीर रेलवेज जो है वो पनामा में एक ज़ाती हैसियत में नवाज शरीफ को डिफेंड कर रहे हैं। वहाँ पे पूरी काबीना आपकी जो है वो लगी हुई है, तमाम रियासत के इदारे जो है। आप बात जारी रखिए यार, वो गडानी की तस्वीर दिखाएगा, मैं उनकी बात के साथ जोड़ना चाहता हूं। मैं अपना गडानी की तस्वीर तो बहुत ही लर्जा खेज तस्वीर है
कि जहाँ पे 90% बर्न्स के साथ वो जो विक्टिम्स हैं उन बेचारों को पता नहीं मील चलकर तिब्बी सहूलियात के लिए जाना पड़ा। 90% उनके बर्न थे, पता नहीं मुझे अब मेरे प्रोड्यूसर साहब दिखाएंगे या ब्रेक के बाद दिखाएंगे। जी ये नाज़रीन, ये जो मुबश्शिर साहब बात कर रहे हैं कि आज हम बहस कर रहे हैं, और मैं कितने दिन से सोच रहा था, अभी बात कर रहा था ऑफ कैमरा कि यार हम इन इश्यूज़ पे बात करना चाहते हैं। और जब ये अभी कल की बात है कि लाशें उठा के हम जो लाए कोयटा से, वो कहाँ थी? गाड़ियों की छतों पर थी, वो उसके लिए हमारे पास ताबूत नहीं थे। और ये मजदूर और मेहनत कश जो वाकईतन इस मुल्क का पहिया चलाते हैं, जो दौलत तख्लीक करते हैं, मैनेजमेंट के नाम पे चोरी नहीं करते, वो इस तरह, और फिर बाद में जुरिस्डिक्शन खोल देते हैं ये इशू। काश एक काम तो करते ना हमारे जो फाजिल वकला हैं, हम सब उनकी कदर करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन 100 से ज़्यादा वकला जो हैं शहीद हुए, बेदर्दी से शहीद हुए कोयटा के अंदर। ये कम अज़ कम वॉलंटरली 1 महीने के लिए वहाँ जाके बैठते और कहते हैं हम इनके जो क्लाइंट्स थे उनको हम सुकून दिलवा दें, रिलीफ दिलवा दें। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। सियासत जरूर करनी है हमने। बाहर में आते ही करोड़ों रुपया खर्च करके बाहर का इलेक्शन जीतते हैं, 8 से 10 करोड़ पता नहीं कितना खर्च होता है, ये बता सकते हैं? आके पूछते हैं इनसे कि क्या खर्च होता है, और फिर पैसे मिलते भी हैं, आप कहते हैं ग्रांट्स के नाम पे। बात जारी है, आते हैं फिर एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ये भी एक काबिल अफसोस बात है कि हम जो पब्लिक सर्विसेज हैं उन पे बात नहीं कर सकते, जो प्लाइट है लोगों की। अभी मुबश्शिर साहब कह रहे थे 22 लोग मर गए, न जाने सोशल मीडिया पे, मैंने अभी इसको वेरीफाई नहीं किया, कितने 500 या इस टेन्योर में कितने हादसे हो चुके हैं, कोई रिगार्ड नहीं है आम आदमी का। और अस्पतालों की जो हालत है, ये सारी बातें पब्लिक डिस्कोर्स से अनफॉर्चुनेटली बाहर हो चुकी हैं। बात ये हो रहा है कि ये टन्स ऑफ मनी उजली साफ और माशाल्लाह हलाल की है या नहीं है, इस पर लगे हुए हैं। बहरहाल आएंगे उन मौज़ूआत की तरफ। जनरल साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। ये फरमाइए कि अगर एक रिटायर्ड जज लगा दिया जाता है तो आप क्या समझते हैं कि जो अस्करी हल्के हैं या जो एस्टैब्लिशमेंट है उसके लिए काबिल कबूल होगा? और भी कोई उनके पास तो रेमेडी भी नहीं है, मानना तो पड़ेगा। जनरल साहब, बिल्कुल मानना पड़ेगा। बात यह है कि अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल उनको मानना पड़ेगा, लेकिन ये गलत काम इस तरह कि आप यूँ समझिए कि अगर एक आम आदमी बाहर उसका कोई सिक्योरिटी लीकेज या कोई ऐसा इंसिडेंट हो जो वो प्लांटेड काम करे और उससे दुश्मन का फ़ायदा हो रहा हो, तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी जो हैं वो जब उसका खोज निकाल लेती हैं उसकी, और सारा पता लग जाता है कि कौन कौन शामिल है, तो उन लोगों को उठा लिया जाता है और उनकी बाकायदा इंटेरोगेशन होती है। ये मुल्क की सिक्योरिटी के मामला इस तरह चलते हैं। जब आप उसकी इंटेरोगेशन कर लेते हैं तो उसकी बुनियाद पे आपको पता चलता है कि एग्जैक्ट डैमेज क्या हुआ है, क्या पहले भी कोई ऐसी काम होते रहे, आप कौन कौन करता रहा, पूरा नेटवर्क आपने उसमें से निकालना होता है। और वो जो पहले नुकसान हो चुका, अगर को पहले इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं तो उसका डैमेज कंट्रोल भी आपने करना है और प्लस वो नेटवर्क पूरा अनर्थ करना है। चुनांचे ये इंटेलिजेंस का काम है, इसमें ये जुडिशल इंक्वायरी या इस तरह के खाते नहीं होते। उनमें कौन बताता है? जब आप किसी को बिठा के पूछते हैं तो वो कहेगा जी हम तो कुछ, जैसे अभी प्रोफेसर रशीद साहब कह रहे हैं मैंने किया ही कुछ नहीं, तो वो मामला वहीं ख़त्म हो जाता है। आपको पता है जो हुकूमती इंक्वायरियाँ जितनी भी कमेटीज़ बनती रही हैं, आज दिन तक कभी कोई चीज़ सामने आई है? ये सिर्फ केस को तबाह करने का एक ज़रिया है, एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है। और आर्मी चूँकि आपने देखा कि पिछले 8 साल से टोटली अपनी जुरिस्डिक्शन में रह के काम कर रही है, इसलिए ये सबको खुली छुट्टी है कि वो जो जी चाहे करते रहें। वरना आम आदमी जो अगर किसी का भी ये किस्सा होता बाहर, तो वो इस वक्त कस्टडी में होता है ISI की, और उससे सारा कुछ उगलवा के उसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा आर्मी एक्ट के तहत कायम किया जाता। ठीक, ये अनफॉर्चुनेट है कि हुकूमत की चूँकि प्रोटेक्शन है और इससे ही उंगलियां उठ रही हैं कि बहुत ऊपर तक लोग चूँकि मुलव्वस हैं इस काम में, तो इस वजह से इसको हशप करने का अरेंजमेंट किया जा रहा है। वो आपके सामने आहिस्ता आहिस्ता प्लान खुल रही है। मुबश्शिर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बड़ी तकरीरें करते रहे, बहुत कुछ कहते रहे, ठीक है, लेकिन अब वो खुल के चीज़ें सामने आ रही हैं। कुछ देर पहले जनरल साहब ने कॉमेंट किया था जो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 6 अक्टूबर को ये वाक़या हुआ और आज 1 महीना हो गया उस बात को। देखें, जो क्राइम सीन होता है ना, जहाँ पे कोई मर्डर हो जाए या कोई ऐसा क्राइम, और वो भी नेशनल सिक्योरिटी का लेवल का क्राइम होता है, तो सबसे पहले उस प्रेमिसेस को सील किया जाता है और उस प्रेमिसेस में जितने लोग हैं ना उनको शामिल तफ्तीश किया जाता है, टेलीफोन ऑपरेटर से लेके नायब कासिद से लेके वहाँ के मकीनों तक सबको किया जाता है। फिर उनके फोरेंसिक टेस्ट्स होते हैं, फिर वहाँ फिंगर प्रिंटिंग और बड़ी चीज़ें होती हैं उसमें। क्योंकि ख़ास तौर पे ये प्रोफेसर रशीद साहब के थ्रू जब ये आई, यानी
तभी तो उनको हटाया गया, वरना पता नहीं उनको क्यों हटाया गया। तो वो उस मीटिंग में भी शामिल नहीं थे। इसका मतलब है कोई और भी अंदर आदमी था जिसने उनको वो खबर प्लांट की। तो अब 1 महीने में आपने जो उसका फोरेंसिक एविडेंस है, मेरा ये समझना है कि आपने उसको टेम्पर कर सकते हैं या उसके साथ किया जा सकता है। मैं इंटेंशन को इसलिए डाउट करता हूं कि अभी इतनी देर हो गई है, इंडियन हाई कमीशन से इतने हाई प्रोफाइल लोग जो है स्पाइंग करते हुए पकड़े गए हैं। वज़ीर आज़म का बहैसियत फॉरेन मिनिस्टर या एज वज़ीर आज़म उसको कंडेम करने की कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, ना उन्होंने फ़ोन उठा के अब मोदी को फ़ोन किया कि ऐ की कर रहे हो तुसी मेरे मुल्क ए क्यों ऐ कर रहे हैं। अपने इलाज के लिए वो कर रहे थे उनको। आपने जब वो उनका बाईपास होने जा रहा था, बकौल उनके जब बाईपास हो रहा था, मुझे तो नहीं पता, तो वो उस वक्त भी लास्ट फोन उनका मूडी को था, अपनी माँ को नहीं था। इतने वो करीब है मूडी से और इतना प्यार है, तो वो उस वक्त उन्होंने नहीं किया। कुलभूषण यादव के ऊपर आज तक एक लफ्ज़ नहीं बोल रहे। मैं कैसे मान लूँ? क्योंकि इस स्टोरी का जब भी कत्ल होता है ना जी, तो पहले पुलिस तफ्तीश ये करती है कि बेनिफिशरी कौन है इसका। तो जब ये प्लांटेड स्टोरी आई तो इसका बेनिफिट होता है इंडिया को और इंडियन एलाइज को बेनिफिट होता है। तो जब आप उसके ऊपर चुप हैं तो मैं ये मानने पे यानी कासिर हूँ इस बात से कि आप क्यों इंडियन इंटरेस्ट के लिए चुप हैं और अपनी आर्म फोर्सेस और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है उनको आप सवालिया जो बात शुरू में आपने कही थी ना कि जो एविडेंस को टेम्पर करने वाली बात है, वो एविडेंस तो मुबैना तौर पे एजेंसीज ने दे दी। मैं और कह रहा हूँ, व्हाटएवर देयर इज इट शुड हैव बीन सील्ड अप। क्राइम सीन है। देखिए मैं ऐड करूं कायद साहब यहाँ पे जी, अगर आप इजाजत जी जन साहब प्लीज जी फरमाइए। देखें, एक इंक्वायरी जो इंटेलिजेंस ने की है, जो इंक्वायरी एक इंटेलिजेंस ने की है वो ऑलरेडी हुकूमत को दे दी गई है, उसमें लोग आइडेंटिफाइड हैं। लेकिन ये अब सारा खेल तमाशा है उससे बचने का, और इसको आपने एक ओपन पब्लिक केस बना के रख दिया है। ये नेशनल सिक्योरिटी का केस था और इस पे फौज ने बड़ी जल्दी इंक्वायरी करके तो वो हुकूमत को मेरा ख्याल है हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर दे दी थी। लेकिन चूंकि नीयत नहीं है वहाँ पे कुछ काम करने की, इस वजह से मेरा अपना ख्याल है कि ये क्योंकि बेनिफिशियरी इंडिया को तो डस्टबिन में डालेंगे, लेकिन आगे अपना कुछ नया किस्सा खोल के तो उसको लेके चलेंगे। चलें, मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आता हूँ, कमिंग बैक टू दिस। अब आपसे एक जो हम देख रहे हैं कि बहुत से एविडेंस आए, डिस्कशन जिस तरह खुल के आज हो रही है इस मुल्क में, इस तरह डिस्कशन का रिवाज नहीं था। आप देख रहे हैं कि मीडिया जितना इस पे कर रहा है। आप ये फरमाइए कि कल आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जो जवाबात के अब 3 जवाब जमा करवाने हैं उन्होंने, जो तीन उनके खानवा 3 बच्चे हैं जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब के। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग टुमारो डॉक्टर साहब? जी, पहले मरहले में तो जवाबात में ये उनको बताना होगा कि जिस चीज़ का वो ऑलरेडी इतराफ़ कर चुके हैं, अब उससे दूसरी पोजीशन तो नहीं ले सकते। तो कल के बयानात जो जमा होंगे, कंसाइज स्टेटमेंट्स, वो बहुत ही अहम होंगी मेरी नज़र में, क्योंकि उसके बाद फिर ये पूरा जो है मामला आगे बढ़ेगा। वो एक कमीशन बैठता है या कोर्ट समझती है कि अवेलेबल जो एविडेंस है उसकी बुनियाद पे वो खुद भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं सवाल इसलिए पूछूं, दोबारा रीफ्रेज कर दूं सवाल को, कि जो पहले कंट्राडिक्शंस हमें सामने आई या मुबैना कंट्राडिक्शन सामने आई मुख्तलिफ बयानात में, अब उनको एक करके क्या क्या किया जाएगा? जी, वही मैं कह रहा हूँ, पहले तो चूँकि कुछ इल्ज़ामात जो हैं वो इन पटिशन्स में दर्ज हैं, अब उनका जवाब आएगा। जवाब के बाद अदालत उसका जायज़ा लेकर ये फ़ैसला करेगी कि क्या इसके लिए हमें एक जज का कमीशन, जैसा पिछली दफ़ा इशारा हुआ था कि वो उस मामले को देख ले, या ये भी हो सकता है कि ऐसी बात सामने आ जाए कि वो ख़ुद ही अपने तौर पे उसको देख के, क्योंकि ये जो समझा जा रहा है कोई इस तरह की बातें कि ये कोर्ट के लिमिटेड इख्तियारात हैं, ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, ये है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो कोई भी इन्वेस्टिगेशन खुद भी कर सकते हैं, ट्रायल भी कर सकते हैं, चाहे तो किसी किस्म का कोई ऑर्डर पास कर सकते हैं। मैंने एक रिक्वेस्ट करनी है तमाम हजरात से कि एक आदमी की करप्शन छुपाने के लिए एक काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त इदारे को, जो इस मुल्क का सबसे बड़ा और सबसे काबिल एहतराम इदारा है, प्लीज़ उसको लोगों के बीच में ड्रैग मत करें। आप उस आदमी को अपनी करप्शन का दिफा करने दें, आप खुद उसके दिफा पे मत आएँ जब तक वो आपको एंगेज ना करें। एंगेज ना करे, मगर बात सही है कि इसको, मगर माजी हमारी तारीख है, हम तो इदारों पर चढ़ाई भी करते हैं। क्या दिन ढलेगा, किस तरह अनफोल्ड करेगी ये स्टोरी, देखते हैं। और अभी बात जारी है, एक ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात जारी करेंगे।
वेलकम बैक जी। जल साहब आपकी तरफ बढ़ता हूँ। ये आपने मुबशिर साहब की बात भी सुनी और वो ज़ाहिर अब हम देख रहे हैं कि अभी तो डिलेड है, ताख़ीर है उस कमीशन के या उस कमेटी के या जो इंक्वायरी कमेटी बननी है। लेकिन ये जो मामला है, मैं थोड़ा चाहूँगा आप इस तरफ भी ज़रा थोड़ा कमेंट कर दें जो कल होने जा रहा है। अभी चीफ साहब खुद कह चुके हैं तमाम इदारे जिन्होंने काम करना था नहीं किया। चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स हैं, FIA की तरफ इशारा था, नैब और दीगर जो इदारे हैं। तो आप क्या समझते हैं, कौम किधर देखे जल साहब, और या कोई उम्मीद है हमारे यहाँ के दूध का दूध और पानी का पानी हो सके? ये देखिए, बात यह है कि तहकीकाती अदारे तो मफलूज हो चुके हैं। उनको पिछले 8-9 साल में उसमें वो लोग भर्ती किए गए हैं जो नीचे लेवल से, ग्रास रूट लेवल से जब शुरू होती है इंक्वायरी आपकी, तो उसमें वो फ्लॉ छोड़ते हैं जो कि अल्टीमेटली वो उनके डिफेंस साइड को पता होता है और वो एक्सप्लॉइट करके तो बच निकलते हैं। चुनाचे आपने देखा सज़ा तो कहीं है ही नहीं, हुई नहीं किसी को, तो उन पे कोई सुप्रीम कोर्ट उन पे इन्हसार नहीं कर सकता। अब बाकी जो एविडेंस वगैरह है जो इमरान खान और ये दूसरे लोग लेके आएंगे, मैं समझता हूँ इनके पास सॉलिड एविडेंस वगैरह नहीं है, ये अखबारी खबरें ज़्यादातर हैं। और अगर कोई एविडेंस लेने, जो कि नेचुरली डिफेंस के वकला जो हैं वो कहेंगे कि जी आप बाहर से एविडेंस ला के दें। एक गार्डियन की खबर की बात हो रही है, शायद वो उससे कुछ निकल आए, लेकिन हकीकतन इसके लिए आपको फॉरेंसिक ऑडिट का अरेंजमेंट करना होगा। जो बाहर से कोई कंपनी चाहिए, कोई लीगल मेरा ख्याल है कोई एडवाइज़र चाहिए होंगे जो बाहर से कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोक्योर कर सकें, क्योंकि आसानी से मिलेंगी नहीं, पैसा भी इस पर खर्च होगा। तो लगता ये है कि ये इतना आसान नहीं होगा। पहले तो जो जिस तरह हम सोच रहे थे कि जल्दी केस का फैसला हो जाए, और इमरान खान भी डिमांड कर रहे थे, जल्दी वाला तो सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है, लेकिन अगर वक्त भी लगे तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इतने वक्त में कुछ हल हो सकेगा। सो ज़्यादा तवक्को नहीं है। इकराम साहब हो सकता है इसके बाद, मैं इकराम साहब की तरफ, मैं मुबशिर साहब आखिर में आऊंगा, आपकी तरफ एक सवाल आप दे दें। हाँ जी बोले। आप काजी साहब एक सवाल का जवाब दे दें। कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी होती है उसकी जिसका पर्चा कटा हो या FIR कटी है, और किसको ड्रामा कर रहे हैं यार आप? किसके ऊपर FIR कटी है? किस चीज की इंक्वायरी कर रहे हैं? क्राइम कौन सा हुआ है? आपने तो क्राइम की रिपोर्ट नहीं काटी, तो FIR के वो अपना जुडिशल इंक्वायरी किस चीज की? क्या ये अगर ये वाइट वॉश नहीं है तो और क्या है? जी डॉक्टर साहब, आपने सुनी मुबशिर साहब की बात, और फिर आपकी मैं ये याद करा दिला दूंगा, आप कहते थे कि बाद ओपन एंड शट केस, आप क्या यानी मैंने जब लास्ट टाइम आप थे कि कुछ बिल्कुल वाजे शवाहिद मौजूद हैं जिसमें 62-63 को इन्वोक किया जा सकता है। जी दरअसल जो असल मुकदमा मैंने पढ़ा है वो ये है, उसका मेन क्रक्स ये है कि तकरीबन 40 किस्म की ओमिशन जो हैं और जो मिस स्टेटमेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ उनके टैक्स डिक्लेरेशन से वाजे हो रही हैं। यानी कुछ और लाने की ज़रूरत नहीं है, जो डॉक्यूमेंट सामने पड़े हैं उसमें 40 कंट्राडिक्शंस कह लें या क्या है जी, बड़ी सीरियस ओमिशंस कह लें। अच्छा। जिसकी वजह से जो है, एक तो जब नॉमिनेशन पेपर दिए थे उस वक्त है वो आपको सही डिस्क्लोजर करना होता है, और उसकी कोई टाइम लिमिटेशन नहीं। अगर बाद में भी आप पकड़े जाएँ तो फिर आर्टिकल 63 के तहत आप कभी भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, बल्कि अगर टेन्योर गुजर भी गया हो तो आपको रेट्रोस्पेक्टिवली भी आपको, इसका मतलब बेंच के वर्डिक्ट के बाद FIR ही कोई नहीं है। नहीं, वो मैं बता, ये देखिए ना, FIR से मुराद ये है कि एक केस जो था वो डॉक्टर यास्मीन ने, जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की हुई है अभी रिसेंटली, उसमें भी यही इल्ज़ाम हैं। यहाँ जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आई उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम भी है, उसमें जो इख्तियारात के गलत इस्तेमाल का भी है, नैब वाला मामला भी है, FBR वाला मामला भी है, उसमें FIA वाला मामला भी है, पाकिस्तान से बाहर पैसा जाने का मामला भी है। जो रे ऑफ होप की मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि इतराफ़ी बयान के बावजूद के बाद ये जो ओनस है ये नैब लॉ के तहत और दूसरे कवानीन के तहत उन पे शिफ्ट हो गया है। किस पे? नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली पे। वो बताएं। वो कह रहे हैं कि हमने इतनी बड़ी प्रॉपर्टी बाहर खरीदी। अब उन्होंने ये बताना है कि जब आप ये प्रॉपर्टी खरीदी, और उसकी डेट्स भी हमारे सामने हैं क्योंकि इन्हीं कागजात में उनकी एक्चुअल खरीद की डेट भी दर्ज है, तो आप ये बताएं कि पैसा उस वक्त आप किस कानून के तहत लेकर गए? लास्ट में वो तो कह रहे हैं कि ये तो ओनस अब उन पे है, उन्होंने बताना है, और ये काफी है बॉडी ऑफ एविडेंस जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पड़ा है। मोहित साहब, बात यह है कि जी मुझे तो एक बात पे दुख हो रहा है, आज तारीख अपने आप को दोहरा रही है, और पाकिस्तान के जितने वकला हैं मैं उनसे बड़ी मुदबाना एक बात करना चाह रहा हूँ, और जितने बार वाले हैं, जितने रिटायर्ड जजेस हैं, क्योंकि मैं हाजिर सर्विस जजेस को तो हम कलाम नहीं हो सकता, कि जब हम लोगों को इंसाफ चाहिए होता है तो आप हमें कहते हैं अदालत का रुजू करो और अदालत की तरफ आओ, आपकी फ़ीसें दें, कोर्ट की फ़ीसें भरें,
और फिर एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड की फीसें हम भरें जिसका हमें को ताल्लुक ही नहीं होता, लेकिन बहरहाल वो एक प्रोसीजर है तो उसका भरते हैं, और फिर हम लंबा लंबा अरसा जो है वो हम वहाँ पे अपने आप को डिफेंड करते रहेंगे, हम कुछ प्रूव करते रहेंगे। लेकिन जब वकला को इंसाफ चाहिए होता है तो वो सड़कों की तरफ आते हैं, वो जलसे करते हैं, धरने करते हैं, जुलूसें करते हैं, 12 अक्टूबर में लोगों को मरवाते हैं। तो और आज जिस तरह से अदालत के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है एक मखसूस वकला ग्रुप की तरफ से जो अपने इलेक्शंस हार गए, क्योंकि वो इलेक्शंस हार गए हैं तो उन्होंने अपनी न्यूसेंस दिखानी है कि हम बड़े खड़पैंच हैं और हम पता नहीं इलेक्शन क्यों हार गए हैं। तब मुझे ये लग रहा है कि आप जिस जगह से आपकी रोज़ी वाबस्ता है, जिस जगह से इंसाफ वाबस्ता है, जिस जगह से 20 करोड़ लोगों को इंसाफ वाबस्ता है, आप उसको खराब करना चाहते हैं। आपने बड़ी अहम बात की है, यू हैव टू लीड। थैंक यू वेरी मच सारे जो पैनलिस्ट हैं। मगर बात जाते एक फिक्रा कहता हूँ कि एक तो मुझे एक शेर कहना था कि बाबे हवस खुला तो वो टुकड़ों पे जा गिरे, आंधी में भी न जिनका शजरे अना गिरे, बाबे हवस खुला तो वो टुकड़ों पे जा गिरे। एक तो ये इसलिए कि जब हम जिस तरह मुबशिर साहब ने बात की कि अगर हमें इंसाफ चाहिए तो हमें बताया जाता है ये तो बड़ी कम्प्लेक्स और पेचीदा चीज़ है, तो ये मामला है। बहरहाल ये बहस जारी रहेगी। कल जब आएंगे तो देखेंगे अगली दफ़ा कि क्या हुआ अदालत में, इस पर बहस भी करेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।